आकृति MBBS स्टूडेंट एम्स कल्याणी में पढ़ती हूँ एंड आई एम अ मेंटर आदित्य जोशी मेंटरशिप। तो ये डाउट सबके होंगे कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जो एग्ज़ाम हॉल में तो 160 क्वेश्चन अटेंड करके आते हैं, बट उनको लगता है उनको सिलेक्शन हो जाएगा, बट जब आंसर किया था तो उनको पता चलता है कि उन्होंने 40 क्वेश्चन गलत कर दिए। तो क्यों होते हैं गलत? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग। तो ये बहुत बड़ा बिगेस्ट ट्रैप है नीट पेपर में, क्योंकि आप समझ भी नहीं सकते कि आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपको 5 मार्क्स जा रहा है, तो वो आपने 4 मार्क्स गलत करवाए हैं +1 जो -1 नेगेटिव मार्किंग है। एंड अगर वैसे ही आपने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए तो सोच रहे हैं आपका कितना ज़्यादा रैंक नीचे गिर जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि लोगों की जो एक्यूरेसी है वो 70% तक ही रह जाती है। एंड आपको पता नहीं कि टॉपर एंड एवरेज स्टूडेंट में ये डिफरेंस होता है कि कौन कितने एक्यूरेटली वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली आपने गेस करके मार दिया तो आपको सही हो जाएगा, बहुत रेयरली चांसेस होता है। तो आपको रिस्क ही क्यों लेना है? तो वही जो एक्यूरेसी चीज़ है वही आपका सब डिसाइड करता है कि आप ने वो क्वेश्चन अगर गेस भी किया है तो वो कितना परसेंटेज सही होगा। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको पूरी स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगी कि कैसे आप अपना एक्यूरेसी 70 से लेकर 90% तक इम्प्रूव कर सकते हैं एंड विदाउट मच एफर्ट। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि रिड्यूसिंग द ब्लाइंड गेसिंग। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल यही करते हैं, वो क्वेश्चन रीड करते हैं, देन वो दो ऑप्शन में कंफ्यूज, दो तो उन्होंने नेगेटिव करके हटा दिए, देन दो क्वेश्चन में वो दो ऑप्शंस में वो कंफ्यूज हो जाते हैं एंड देन वो गेस करने लगते हैं कि नहीं ठीक है मार देते हैं सही हो जाएगा मे बी। एंड बहुत बच्चे ये भी रहते श्योर रहते कि उनको क्वेश्चन नहीं आता नहीं करेंगे, पर वो देखते पैनिक कर जाते हैं उस एट दैट मोमेंट। वो देखते हैं कि सब लोग आंसर करें, नहीं मुझे भी कर देना चाहिए, मेरे साथ भी होता है। बट आपको वो चीज़ कंट्रोल करनी चाहिए। आप ऐसे नहीं है कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो आपको भी वही करना है, बट आप श्योर भी नहीं है उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने पे फोकस करना है। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है आप बिल्कुल भी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आप उसको स्किप करेंगे फॉर द टाइम बीइंग। देखो नीट इज़ नॉट अ लॉटरी, ये तुम्हारे लक पे वो नहीं है कि लक लग गया तो हो गया। नहीं हुआ तो आप कितना पीछे जा सकते हैं, आपका पूरा एक ईयर वेस्ट हो सकता है, तो आपको रिस्क नहीं लेना है। देन आते हैं द 2 पास सॉल्विंग मेथड। ठीक है, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं जब वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से एंड उसी सीक्वेंस में करते हैं, चाहे वो क्वेश्चन टफ हो चाहे वो क्वेश्चन ईजी हो। देखो मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे नीट पेपर में जो स्टार्टिंग क्वेश्चन थे वो बहुत टफ थे। तो नॉर्मल इंसान जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहा है, जो थोड़ा पैनिक किया हुआ है, वो क्या करेगा, वो ट्राई करेगा उस चीज़ को सॉल्व करने का, बट आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि आप उस क्वेश्चन के पीछे कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो जब आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है सीक्वेंस में, आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें आप 100% श्योर है, जो जल्दी हो रहा है, जो 100% श्योर हो, आप उसमें गैसिंग नहीं कर रहे हो, वही क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है। उसके बाद टाइम बचेगा तो ऑब्वियसली, क्योंकि इससे क्या होगा, एक पहली चीज़ आपकी कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आ रहा है आपको हाँ कि आपको लगेगा ना कि कुछ तो क्वेश्चन आ रहा है। एंड देन सेकंड चीज़, आपका सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम बढ़ जाता है। एंड देन थर्ड चीज़, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होता है। तो 2 पास सेकंड के, तो पहले पास में हमको क्या करना है, पहले 1 घंटे में सिर्फ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें हम 100% श्योर हो, वो सब कर लिया। एंड देन सेकंड क्वेश्चन में जिस आपको फिर उसमें भी करना है, डिफ्रेंशिएट करना है कि जो क्वेश्चन में कैलकुलेशन बेस है पर वो आपको क्वेश्चन आता है, आपको वो क्वेश्चन देखना है। जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, जिसमें आप बिल्कुल भी श्योर नहीं है, आप बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करेंगे उसको। एंड इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, कभी भी क्वेश्चन पहले के टफ आए डोंट पैनिक, अभी फॉर द टाइमिंग उनको स्किप करके आगे बढ़िए, आपको क्वेश्चन आगे बहुत ईजी भी मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पैनिक हो रहा है तो आप सेक्शन भी स्किप कर सकते हैं। देन थर्ड चीज़ आती है कि जो टेस्ट सीरीज होते हैं उसको देखने के बाद बिल्कुल भी उनको एनालाइज नहीं करते, तो आपका एक्यूरेसी कहाँ से बढ़ेगा? तब जब आपको पता हो गया कि आप गलतियाँ क्या कर रहे हैं बार बार टेस्ट देके। बहुत बच्चे ये करते हैं कि वो देके लाइक हंड्रेड्स ऑफ मॉक टेस्ट एंड 100 ऑफ टेस्ट सीरीज, बस उसको एनालाइज ही नहीं करते हैं। वो बस उन्होंने मार्क्स देख लिया, उनको ठीक ठाक लगा, तो जो क्वेश्चन गलत हो गया या तो अच्छे ही मार्क्स आ गए तो फिर वो इग्नोर कर देते कि ठीक है हो तो जाएगा इतने में। दिस इज़ लाइक नॉट द वे टू डू एनालिसिस ऑफ मॉक पेपर। ठीक है, तो करना कैसे? जब भी आप एक मॉक पेपर देते हैं उसके बाद आपको शांति से बैठना है, पैनिक नहीं करना है। देन आपको नोट देखना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन गलत हुए हैं, क्या आपने वो क्वेश्चन आता था, कंसेप्ट क्लियर था, बट आपने उसको जल्दीबाजी में गलत कर दिया। देन थर्ड है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो आप बिल्कुल भूल गए, कैलकुलेशन बेस्ड एरर देखना है आपको। देन आते हैं जो क्वेश्चन जिसे आपने गेस किया है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता था पर आपने गेस किया एंड वो सही हो गए, एंड वो देखना जो गेस किया गलत हो गए, दोनों देखना। ये नहीं जो गेस किया सही है उसको इग्नोर कर दिया, सबको देखना। आपको पता है ना कि आपने क्या गलत किया, आपको क्या नहीं आता है, तो आपके बेसिस पे देखेंगे। वो सब देखने के बाद आपको नेक्स्ट पेपर में वही सब चीज़ें देखना है कि अगर आपने उस क्वेश्चन में नॉट मिस कर दिया था तो आप नेक्स्ट जब मौके पे देंगे तो आपको उसी चीज़ में ज़्यादा फोकस करने का। अच्छा मैंने इसमें नॉट मिस, तो आप उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे ना कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे।
एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी कोई गलती होती है आप एक एरर लॉग बुक मेंटेन कीजिए, जिसमें आपकी जो भी गलतियाँ रहती हैं, जो भी कंसेप्चुअल गलतियाँ रहती हैं, बिल्कुल कुछ भी कैलकुलेशन या यूनिट बेस्ड जो गलतियाँ रहती हैं, उन सबको आप नोट डाउन करिए। जो भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, जैसे बायो हो गया या फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में, वो नोट कीजिए एंड उसको अच्छे से मेंटेन कीजिए। एंड जब भी आप दूसरा मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उससे पहले ये वाला चीज़ रिवाइज करके जाइए, वरना आप जो मॉक टेस्ट दिए हैं उससे कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, कोई भी वैल्यू नहीं। आपको अच्छे से 2-3 घंटा एनालिसिस का टाइम देना चाहिए हर एक मॉक पेपर। देन एक चीज़ आती है ओएमआर फिलिंग स्ट्रैटेजी। ये भी बहुत देखा गया है कि बहुत बच्चों को सारे क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन सही भी करते हैं, बट ओएमआर फिल करते टाइम एक बबलिंग एरर हो गया, उसके नीचे का सब क्वेश्चन गया, पूरे साल की मेहनत गई, जितना भी आपने पढ़ा था सब गया। ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आजकल जो भी मॉक पेपर्स आते हैं, मॉक टेस्ट आते हैं, वो आपको ऑनलाइन ही मिलते हैं। ऑफलाइन बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन देने का प्रेफर करते हैं, कुछ बच्चे ऑफलाइन देते हैं, दैट्स बेटर। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, ओएमआर फिल करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है। ऑनलाइन में क्या होता है, आप ट्राई कीजिए कि आप ऑफलाइन शीट्स ला के आप उसको एक टाइमर रख दीजिए कि 3 घंटे में आपको ये पूरा ओएमआर शीट भरना है। तो जैसे एग्जाम में होता है वैसे एनवायरनमेंट में आप क्रिएट कीजिए, ओएमआर शीट लीजिए। ओएमआर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर ओएमआर में करेंगे नहीं तो वहाँ आपको चीज़ नहीं लगेगी। आप जब भरने जाएंगे तो आपको टाइम भी लग सकता है ना, एरर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ओएमआर फिर। इससे क्या होता है, आपका फ्लो भी बन जाता है और आपका एरर होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। देन एक चीज़ आती है फिजिक्स में एलिमिनेशन बाय डायमेंशन। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, फिजिक्स में आपको कई बार फार्मूलाज भी याद नहीं आते हैं, पर आप देखिए ना कि जो फिजिकल क्वांटिटी आपसे मांगी गई है एंड जो ऑप्शंस में यूनिट दिए हुए हैं, क्या कौन सा चीज़ मैच कर रहा है, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं ना। कई बार क्या होता है, बच्चों को फार्मूला याद नहीं आता, बट वो यूनिट से ही आंसर निकाल लेते हैं। तो ये बहुत बार ट्रिक करते हैं आपको एनटीए वाले, तो ये आप बहुत ईजी तरीका निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इट इज़ बेटर देन ब्लाइंड गेसिंग कि आप अगर यूनिट से निकालें तो वो चीज़ गलत तो नहीं हो सकती। अगर आपका स्पीड का फार्मूला मांगा है, स्पीड का वैल्यू मांगा है, तो ऑब्वियसली स्पीड का ही यूनिट होगा। एंड अगर यूनिट की बात करिए तो फिर यहाँ पे एनटीए वाले इसको और तरीके से ट्विस्ट करते हैं। कैसे कि बहुत वो क्या करते हैं, डेटा सेम दे देते हैं। मान लो आपका ए ऑप्शन सही लग रहा है, मतलब सही आया है वो वैल्यू, उसका आंसर 35 है, 35 मार दिया, नीचे देखा भी नहीं। एंड डी ऑप्शन में भी 35 दिया हुआ है, बट वहाँ पर यूनिट अलग दी हुई है जो एक्चुअल में उसका आंसर का। स्पीड में गलती हो गई, आपने आंसर सही निकाला बट आपका यूनिट गलत हो गया। आपको वहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, डेटा यूनिट सब कुछ चेक करना है। एंड आपको अगर आपने एक बार क्वेश्चन आंसर टिक कर दिया, ये नहीं कि आप सडनली जंप कर जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, नहीं, आपको थोड़ा सा टाइम देना है वहाँ पे, देखने नहीं सही किया ना, यूनिट ठीक है ना, जो पूछा है वही किया ना मैंने, नॉट वॉट नहीं है ना, बस आपको एटलीस्ट 2 to 3 सेकंड देखना कि सब सही है कि नहीं है। एंड एनटीए का फेवरेट थिंग क्या है कि वो हमेशा जो पहला ऑप्शन है वो ऐसा लगता है कि जिसमें बच्चे सिली मिस्टेक करे, क्योंकि पहला ऑप्शन वही होता है। तो बहुत सारे बच्चे वहीं पे अटक जाते हैं कि हाँ ठीक है ये हो सकता है, देन गए वहीं पे। ये क्वेश्चन नहीं करना है आपको, चाहे पहला आंसर सही लगे। मैं बताती हूँ, अभी तक मैं जब भी इसे पीछे क्वेश्चन थोड़े बहुत देखती हूँ, हमेशा मुझे लगता है हाँ ए हो सकता है, बट जब मैं नीचे तक जाती हूँ तो मेरे को लगता है नहीं नहीं नहीं, सी तो पक्का श्योर है, सी ऐसे होता है। तो इसीलिए मैं बोलूँ, चाहे आपको एक क्वेश्चन जितना भी सही लगे, आपको पूरे ऑप्शन पढ़ के ही वो करना है। एक बार तो आपको देखना ही देखना है सारे ऑप्शन, ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली आपको ए लग रहा है तो आप एक मार के आगे बढ़ गए। तो इन सब का सोल्यूशन मेरे पास है। आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप जो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बैंक है बाय आदित्य जोशी वो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट क्या होगा, देखिए, क्योंकि आपका पूरा एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, एंड अगर आप एनसीईआरटी में ही क्लियर नहीं है तो आप क्या, अगर आप आईआईटी लेवल का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे एंड एनसीईआरटी का जो बेसिक पॉइंट है, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वही नहीं कर पाएंगे तो आप तो पीछे रह गए ना। तो ये चीज़ क्या है, ये आपका थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल रहेगा, आप जब भी चाहें इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसमें एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन एवरी लाइन को कवर किया गया है, तो पूरा एनसीईआरटी का होल कवरेज है। एंड इसमें बेस्ट हाईलाइट क्या है कि बहुत बच्चों को नहीं पता होता कि कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि इसमें जितना आपको रिक्वायर्ड है उतने ही क्वेश्चन है, कुछ हाई फाई टॉपिक्स नहीं है। जब तक जो आउट ऑफ द बॉक्स जो आप पढ़ते रहते हैं ना, जो इधर से उधर से क्वेश्चन करते रहते हैं, जो 2000-3000 की बुक्स आप करते हैं, उतना नहीं करना पड़ेगा आपको। एंड वन ऑफ द थिंग इज़ कि फिज़िक्स में बहुत बच्चे बहुत सारा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इट इज़ वेरी गुड हैबिट कि आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पर क्या होता है, बहुत सारे रेफरेंस बुक ले लेते हैं, तो अलग अलग रेफरेंस बुक में अलग अलग वे ऑफ सॉल्विंग रहता है, तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि इससे ऐसे सॉल्व करना होता है कि इससे सॉल्व करना होता है। एक्चुअली में दोनों में आंसर आ रहा है, बट बच्चे इसमें भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो बेटर देन दैट, एंड उसमें कॉस्ट का फैक्टर भी आ जा रहा है कि बहुत कॉस्टली होते हैं, 2000 इन सब का प्राइस में होते हैं। तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन मैं बस 299 का है, फॉर ईच सब्जेक्ट इट इज़ 299, लाइक फिजिक्स में 299, केमिस्ट्री में 299 एंड फॉर बायो में 299। तो अगर आपको 299 में इतना अच्छा मटेरियल मिल रहा है, तो आप क्यों 1000 रुपये के पीछे, जिसमें आप 1001 भी बुक में नहीं 4-5 बुक फॉलो करेंगे।
तो इट्स बेटर कि जितना रिक्वायर्ड है आप उतना कीजिए, मल्टीपल टाइम रिविजन कीजिए, उसमें एनालिसिस कीजिए, उसमें भी आप OMR शीट लेके बैठिए, टाइम कांस्टेंट लगाइए कि इतना टाइम में मेरे को इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड उसको एनालाइज कीजिए, बार बार जो NCERT है उसको रीड कीजिए। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स यू विल गेट कि इसमें अगर बच्चे को डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, देन इसमें आपको पूरा NCERT कवर हो रहा है। देन आपको अगर कन्फ्यूजन है कि आप कौन सी बुक फॉलो करें, तो आप डायरेक्टली इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। मैं बोलूँगी कि पूरा NCERT बेस्ड है, एंड देन आपको इतना पैसे भी वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। सो इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट कि आपको इस बार पक्का ही फोड़ना है नीट, तो इट्स बेटर कि आप ये क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, एंड इसके साथ साथ जितना हो पाए उसके अलग अलग क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए। बट ये नहीं कन्फ्यूज, आपका इतना पहले बेसिस क्लियर होना चाहिए इस बुक से, इतना जितने भी अलग बुक हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, नो इश्यूज़। बट इतने कम प्राइस में अगर आपको इतना अच्छा मटेरियल मिल रहा है तो दैट इट इज़ बेस्ट फॉर यू कि आप इसे ले लीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।